Hello everyone, my name is Mohit and this is Crash Course UPSC. Today we are going to start a new video series where we will discuss and analyze last 10-year questions of Civil Services examination conducted by UPSC. This is first video of the series and in this video we will discuss polity questions of the Civil Services examination from 2013. This is a bilingual series where the questions are given in English, but the discussion will be done in both Hindi as well as in English. जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, पॉलिटी और गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस लास्ट 10 ईयर्स में 2 बार ऐसा हुआ है कि अप टू 19 क्वेश्चंस इस सेक्शन से पूछे गए हैं. एक बार 18 पूछे गए हैं 2021 में, एंड ऑन एन एवरेज अराउंड 15 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम पॉलिटी एंड गवर्नेंस. तो इस सेक्शन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है और बहुत ही कम एफर्ट में हम पॉलिटी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं. तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना, एनालाइज करना प्रॉपरली इम्पोर्टेंट होता है. तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और नालसा, consider the following statements. Its objective is to provide free and competent legal services to the weaker sections of the society on the basis of equal opportunity. Second is, it issues guidelines for the state legal services authorities to implement legal programs and schemes throughout the country. पहले तो हम नालसा या नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के बारे में जान लेते हैं. नालसा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था. ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत फॉर्म हुई 1987 में. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या प्राइमरी एम क्या था? टू प्रमोट फ्री लीगल एड टू वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ऑल्सो टू प्रमोट लोक अदालत्स एंड अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स. जो दूसरे जैसे कि आर्बिट्रेशन हो गया, कॉन्सिलिएशन हो गया, मीडिएशन हो गया. तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. सेकंड है, इट इश्यूज गाइडलाइंस फॉर द स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज टू इम्प्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स थ्रू आउट द कंट्री. इट इज ऑल्सो करेक्ट. लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और कहीं किसी किसी स्टेट में तालुका लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज का फॉर्मेशन होता है. नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पेट्रियन होते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि एक जज, कोई सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं, तो चेयरपर्सन होता है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का. सिमिलरली हाई कोर्ट के केसेस में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इसके पेट्रियन होते हैं, और कोई भी जज हाई कोर्ट के अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट उसके चेयरपर्सन होते हैं. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी C, both 1 and 2. Second question, with reference to Indian history, the members of Constituent Assembly from the provinces were directly elected by the people of those provinces, nominated by the INC and Muslim League, elected by the provincial legislative assemblies, or selected by the government for their expertise in constitutional matters. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी इंडिया की, उसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले M.N. रॉय ने दिया था 1934 में. ये एक प्रोमिनेंट कम्युनिस्ट लीडर थे कंट्री के. 1935 में कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था अपनी डिमांड्स में. 1938 में जवाहरलाल नेहरू, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने सेम डिमांड को रीट्रेट किया था फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया. 1940 में अगस्त ऑफर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिमांड को मान लिया था. तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, उसकी स्थापना हुई
कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत 1946 में। इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946। अब मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज का इलेक्शन कैसे हुआ था, तो टोटल मेंबर थे 389, आउट ऑफ विच 299 बचे पार्टीशन के बाद। 90 मेंबर्स वेंट टू पाकिस्तान। तो इन लोगों का दिस असेंबली वॉज पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड। इलेक्शन हुआ था बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज और नॉमिनेशन हुआ था बाय प्रिंसली स्टेट्स। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, तो पॉपुलेशन के बेसिस पे सबको सीट्स अलॉट हुई थी और उन्होंने नॉमिनेट किया था। सिमिलरली जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी उनके मेंबर्स ने इनडायरेक्टली इलेक्ट किया था मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो द आंसर वुड बी सी। Under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Right Act of 2006, who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest rights or both? Forest Rights Act 2006 ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है। पिछले 10 साल में 3 या 4 बार इससे क्वेश्चन आए हैं। तो इस क्वेश्चन में फॉरेस्ट राइट एक्ट, पहले तो फॉरेस्ट राइट एक्ट का ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं हम। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था टू एलिवेट द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ एसटीज एंड अदर कम्युनिटीज that depend on the forest for their livelihood, for their food, for their habitat। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट में बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड किए गए थे, जैसे कि टाइटल राइट, यूज राइट, मैनेजमेंट राइट। और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था इंडिया में कि कोई कानून के द्वारा फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को राइट्स प्रोवाइड किए गए। तो इसमें बॉडी कौन सी होगी जो विच हैज़ द अथॉरिटी टू ग्रांट दीज राइट्स? तो इसके आंसर होगा डी, ग्राम सभा। इकोनॉमिक जस्टिस, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन एज, ओके यहाँ पे कोई टाइपो हो गया है, टाइप गलत हो गया। तो इकोनॉमिक जस्टिस का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में दिया गया है? प्रीएम्बल में या प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट में, प्रीएम्बल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो प्रीएम्बल, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीएम्बल में जब आप प्रीएम्बल पढ़ते हो तो उसमें 3 तरह के जस्टिस की बात की गई है। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ये तो गलत हो गया अपना। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे, वो सोशियो पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं। इनका इकोनॉमिक जस्टिस से या इकोनॉमिक राइट्स से कोई लेना देना नहीं है। डीपीएसपी जो है वो बात करते हैं आपके वेलफेयर स्टेट की। इक्वल अपॉर्चुनिटी की, फेयर वेजेस की, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन की, लिविंग वेज की बात या फेयर वेज की बात की गई है 43 में। इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, राइट टू वर्क की बात की गई है। तो ये सारे डीपीएसपी में आता है।
तो DPSP में वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। वेलफेयर स्टेट से ही इकोनॉमिक जस्टिस का कॉन्सेप्ट आता है। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब द स्टेट शैल स्ट्राइव टू डिक्रीज द इनकम inequality between gender, races, caste. So the answer would be B. An amendment to the Constitution of India can be initiated by an introduction of a bill in the Lok Sabha only. If such an amendment seek to make changes in the federal character of the Constitution, the amendment also requires to be ratified by the legislature of all the states of India. Constitution of India can be amended in 3 ways. दो तो आर्टिकल 368 में दिए गए हैं, उसके बाद और डिफरेंट अमेंडमेंट्स होते हैं, जैसे कि 2 या 3 में होता है, 169 में होता है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 2 and 3 में स्टेट्स, उनकी बाउंड्रीज, 169 में लेजिस्लेटिव काउंसिल। So these changes in the constitution are not considered as the constitutional amendment per se. Constitutional amendment are given in Article 368. Under Article 368, there are 2 types of amendment. पहला, जिनके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन बाई half of the state assemblies. Apart from that, an amendment to the constitution can be initiated by introduction of bill in both the houses of the parliament, Lok Sabha as well as Rajya Sabha. So this option is incorrect. If such an amendment seeks to make changes in the federal character of the constitution, the amendment also requires to be ratified by the legislature of half of the state, not all of the states. So this also incorrect. Answer would be neither one, neither two. According to the Constitution of India, which of the following are fundamental for the governance of the country? Article 37 एक्सप्लिसिटली बोलता है कि प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, यानी कि पार्ट 4 के प्रोविजन DPSP जो है 36 to 51 में दिए हैं। आर्टिकल 37 बोलता है आर्टिकल 4 के प्रोविजंस फंडामेंटल हैं फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। सो द आंसर वुड बी सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The Council of Ministers in the center shall be collectively responsible to the Parliament. Second option, the Union Ministers shall hold office during the pleasure of the President of India. Third, the Prime Minister shall communicate to the President about the proposals for legislation. Council of Minister के जो provisions हैं वो 74 और 75 में दिए गए हैं। 74 में Council of Minister, उसका head Prime Minister, अब to aid and advise the प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इससे रिलेटेड प्रोविजन दिए गए 75 में। 75 क्लॉज 3 बोलता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट वुड बी लोकसभा। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। आर्टिकल 75 क्लॉज 2 बोलता है that the union minister shall hold office during the pleasure of the president of India, that is correct, and it is also correct. The Prime Minister shall communicate to the President about the proposals for legislation. So the answer would be B, 2 and 3 only. Question 8. In the context of India, which of the following principles are implied institutionally in the parliamentary government? A. Members of the cabinet are members of the parliament. Ministers hold office till they enjoy confidence in the parliament.
Cabinet is headed by the head of the state. There are two types of the government right now: presidential form of government or parliamentary या cabinet. तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर होती है एग्जीक्यूटिव में और लेजिस्लेटिव बॉडीज में. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट होती है, कोई सेपरेशन नहीं होता. तो फर्स्ट ऑप्शन इज मेंबर ऑफ कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर हैं वो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के भी मेंबर्स हैं. इंडिया में जो भी मिनिस्टर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं उनको कोई ना कोई हाउस जो है पार्लियामेंट का, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना पड़ेगा. सेकेंड इज मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट. दिस इज ऑल्सो एक्चुअली द कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा. Cabinet is headed by the head of the state. Cabinet is actually headed by the head of the government. In presidential form of government, cabinet is headed by the head of the state. Both government and the head of the government and head of the state is same person. But in parliamentary form of government, head of the state is nominal. Question number 9. Which one of the following statement is correct? In India, the same person cannot be appointed as governor for two or more states at the same time. Actually, in original constitution प्रोविजन था कि एक ही व्यक्ति एक या एक से ज़्यादा राज्यों का गवर्नर नहीं रह सकता, लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1957 में ये प्रोविज़न बदल के कर दिया गया कि एक ही व्यक्ति एक या एक से दो से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर रह सकता है एक ही टाइम पे. बी, द जजेज ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट जस्ट एज जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ये भी गलत होगा क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बिकॉज इंडिया हैज़ अ यूनिफाइड जुडिशरी. इसके अलावा जो हाई कोर्ट जजेस की सैलरीज हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से ड्रॉ की जाती हैं और जो उनकी पेंशन है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ड्रॉ की जाती हैं. सी, नो प्रोसीजर हैज़ बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ अ गवर्नर फ्रॉम हिज और हर पोस्ट. दिस इज करेक्ट. देयर इज नो सच प्रोसीजर for the removal of governor from his or post. D, in case of a union territory having legislative setup, the chief minister is appointed by the lieutenant governor on the basis of majority support. Actually this is incorrect. chief minister का जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट करता है, उनको जो ओथ दिलाते हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है. लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट का ही के द्वारा ही अपॉइंटमेंट होता है, तो ये भी गलत होगा. आंसर वुड बी सी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. अटॉर्नी जनरल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है. आर्टिकल 76 में. सेम स्टेट के केस में एडवोकेट जनरल होता है अटॉर्नी जनरल की जगह. ये गवर्नमेंट काउंसिल होता है और गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी केस में. तो इनका क्या है? टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा, राइट. बी अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी ऑफ लोकसभा, राइट. स्पीक इन द लोकसभा, राइट. वोट इन द लोकसभा, ही डज नॉट हैव एनी वोटिंग पावर. सी. इसके अलावा ये एग्जीक्यूटिव के मेंबर होता है. एडवोकेट अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता है. इसके अलावा ही हैज़ द राइट टू ऑडियंस. इन एनी कोर्ट ऑफ द कंट्री.
इसका मतलब है कि अगर उनको किसी भी कोर्ट में कोई मैटर हो और उनको वहाँ पे पार्ट लेना हो, कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना हो, तो वो उनको उनको ये प्रिविलेज है। क्वेश्चन 11, पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, B scrutinize appropriation and finance account of the government, C examines the report of CAG। फर्स्ट ऑफ ऑल PAC के बारे में देखते हैं। PAC एक फाइनेंशियल कमेटी है पार्लियामेंट की। 3 फाइनेंशियल कमिटीज़ होती हैं, उनमें से PAC एक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। अदर 2 आर एस्टिमेट कमिटी एंड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इसके 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। लोकसभा के जो स्पीकर हैं किसी भी अपोजिशन मेंबर को इसका चेयरमैन बनाते हैं। कोई भी मिनिस्टर पार्ट नहीं हो सकता, मिनिस्टर कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। हिस्टोरिकली ये 1921 में बनी थी सबसे पहले, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो आंसर होगा गलत होगा ये, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। scrutinizes appropriation and finance account of the government, this is correct। examines the report of the CAG, this is also correct। so the answer would be B। इसके अलावा फाइनेंशियल कमिटीज़ के अलावा एड हॉक कमिटीज़ होती हैं जो किसी पर्टिकुलर मैटर को स्क्रूटनाइज करने के लिए बनाई जाती है, जैसे कमेटी ऑन GST एट्सेट्रा। उसके अलावा डिपार्टमेंटली स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, 16 डिपार्टमेंटली स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं बोथ हाउसेज़ की। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज़ होती हैं, लाइक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, पिटीशन कमेटी, और 3 फाइनेंशियल कमिटीज़ होती हैं जो PAC, एस्टिमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग हो गई। क्वेश्चन 12, द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। ओके, तो इंडिया में फेडरल पॉलिटी है, 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं जिधर सब्जेक्ट मैटर्स डिवाइड किए हुए हैं, स्टेट, यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उन पे यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव जो डिसीजन है वो यूनियन गवर्नमेंट लेती है। सिमिलरली स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है, कंकरेंट लिस्ट में दोनों के पास जुरिस्डिक्शन होता है सब्जेक्ट मैटर पे। बट इन केस गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ट्रीटी या इंटरनेशनल एग्रीमेंट करती है, किसी दूसरे बायलेटरल ट्रीटी करती है या मल्टीलेटरल ट्रीटी करती है, तो उन सच केसेस में आर्टिकल 253 के अंतर्गत द सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। सिमिलरली 249 में नेशनल इंटरेस्ट पे पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट से के किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे कानून बना सकती है, कोई भी एक्ट ला सकती है, कोई भी डिसीजन ले सकती है। 250 में नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसीज के केस में सिमिलर एक्ट ला सकती है, बिल ला सकती है, कानून बना सकती है। What will follow if a money bill is substantially amended by the राज्यसभा? मनी बिल आर्टिकल 110 में प्रोवाइड किया गया वित्त विधेयक मनी बिल। अगर किसी बिल में टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, या कंसोलिडेटेड फंड से फंड विड्रॉ करना, पैसे विड्रॉ करना, या कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड कोई भी
अप्रोप्रिएशन एट्सेट्रा कुछ भी है तो वो बिल मनी बिल होगा. इन सच केसेज, इन दोज बिल्स, लोकसभा को राज्यसभा के कंपैरिजन में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी गई हैं. कोई भी मनी बिल केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. राज्यसभा उसको कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती है एंड कैन ओनली होल्ड द बिल फॉर 14 days. केवल रिकमेंड कर सकती है कोई चेंजेस जो लोकसभा मे स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग. लोकसभा हैज द पावर टू एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा. तो आंसर वुड बी ए. Chairman and the deputy chairman of the Rajya Sabha are not the members of that house. Okay, chairman of the Rajya Sabha is vice president of India. Under article 64, ex officio chairman. But जो वाइस चेयरमैन है या डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के, वो इलेक्टेड होता है फ्रॉम अमोंग द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा के मेंबर्स के बीच में से उनको चुना जाता है बाई एन इलेक्शन. तो ये आंसर, ये गलत होगा ऑप्शन. While the nominated members of two houses of the parliament have no voting right in the presidential election, they have the right to vote in the election of vice president. Nominated members प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं दे सकते, बट बीपी के इलेक्शन में वोट दे सकता है. ओनली बी. Who among the following constitute the National Development Council? The Prime Minister, the Chairman Finance Commission, Minister of Union Cabinet, Chief Minister of the State. National Development Council is a body established by an executive resolution of the central government. It was established in 1952 and the primary objective of establishment of NDC was to cooperate and coordinate between central and state governments on the matter of planning. Members होते हैं इसके प्राइम मिनिस्टर प्लस चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स प्लस यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, एनी अदर मेंबर्स इनवाइटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. उसके बाद प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन जो थे वो भी मेंबर होते थे. अभी नीति आयोग बन गया है, नीति आयोग के मेंबर. तो चेयरमैन फाइनेंस कमीशन वाज नॉट और इज नॉट द मेंबर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. 134 आंसर वुड बी बी. Question 16. Consider the following statements. The National Development Council is an organ of the Planning Commission. No, it was an independent body. It is an independent body of Planning Commission. Though it was involved in the planning in the country, but it was an independent body. Economic and social planning is kept in the concurrent list in the Constitution of India. This is correct. Concurrent list of the 7th schedule. Both state and union central government has the right to make any law or right to take any decision and any executive or legislative decision with regard to economic and social planning in the country. 3. The Constitution of India prescribes that panchayats should be assigned the task of preparation of plan for economic development and social justice. This is correct. This was provided under 73rd constitutional amendment. So the answer would be 2 and 3. Question 17. The government enacted the Panchayat Extension of Scheduled Areas PAISA Act in 1996. Which one of the following is not identified as its objective? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जब पंचायत बनी तो the provisions of 73rd Constitutional Amendment Act were not implemented in 5th schedule states. There are 10 5th schedule states. Okay, so for the implementation of those provisions in these areas, Bhuria Commission, on the Bhuria Commission report of 1995, PAISA Act was enacted. The primary objective was to extend the panchayat system in 5th schedule areas.
तो जो सिमिलर प्रोविजंस थे पंचायत के, वही पेशा में या पेशा एक्ट में प्रोवाइड किए गए. तो टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, राइट, not identified. To provide self-governance, right. To recognize traditional right. To free tribal people from exploitation, that is also right. To create autonomous regions in the tribal areas, this is not correct. Question 18. Which one of the following bodies do not find mention in the constitution? Constitution में कौन कौन सी bodies नहीं मिलती हैं? NDC 1952 में एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बना था सेंट्रल गवर्नमेंट के. सिमिलरली प्लानिंग कमीशन भी 1950 में सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बना था. जोनल काउंसिल 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेट एक्ट में बना था. तो ये तीनों ही बॉडीज का कोई भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. तो आंसर वुड बी डी, डज नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. all three of these are non-constitutional bodies. Question 1 of the CSE 2014. Consider the following statements. Constitutional government is one which. Constitutional government का मतलब होता है a government which is limited by the constitution. गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बाधित है कोई भी निर्णय लेने के लिए. जैसे इंडिया में a government cannot violate the provisions of part 3 of the constitution, the fundamental rights. So places effective restriction on the individual liberty in the interest of state authority. Can the government of India place effective restriction on individual liberty in the interest of state authority? No. Places effective restriction on the authority of the state in the interest of individual liberty. B. Answer would be B. Question 2. The President shall make rules for the more convenient transaction of the business of the Government of India and for the allocation among the ministers of said business. 2. All executive actions of the Government of India shall be expressed to be taken in the name of the Prime Minister. This question is asked directly from the Article 77 of the Constitution. This is why it is very important to read bare provisions of the Constitution. PM Bakshi. Article 77 clause 3 says that the President shall make rules for the more convenient transactions of the business of the Government of India and for the allocation among ministers of the said business. This is correct. This is directly taken from the Article 77 clause 3. Option 2. All executive actions of the Government of India shall be expressed to be taken in the name of the President of India, not the Prime Minister of the country. This is taken from Article 17 clause 1. So the answer would be 1 only. Question 3. In the Constitution of India, promotion of international peace and security is included in the directive principle of the state policy. Article 51, this is the last article of the part 4 or the DPSPs. Says that the government shall strive to promote international peace and security. So the answer would be DPSP. Question 4. Which of the following are the discretionary powers of the governor of a state? डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब होता है कि गवर्नर अपने डिस्क्रिशन पे कोई डिसीजन ले सकता है. Sending a report to the President of India for imposing the President rule. As per the Article 356, the governor can send a report to the President
in case of failure of constitutional machinery in the state. Failure of constitutional machinery in the state. So this is correct. Appointing the ministers. मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है. मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे. तो गवर्नर अपने डिस्क्रिशन पे किसी को मिनिस्टर अपॉइंट नहीं कर सकते, इसलिए ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है. रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अगर गवर्नर को ये लगता है कि कोई भी बिल है स्टेट गवर्नमेंट का, वो वायलेट करता है फेडरल स्ट्रक्चर को, वो वायलेट करता है हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को या हाई कोर्ट की पावर को, तो वो रिजर्व कर सकते हैं उस सर्टेन बिल को प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए. और ये डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर की. मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर. द रूल्स टू मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट would be done on the recommendation of the state cabinet. So the answer would be B, 1 and 3. Which of the following are functions of the cabinet secretariat? Cabinet secretariat एक department होता है headed by the cabinet secretary, who is the highest ranked गवर्नमेंट सर्वेंट इन द कंट्री. कैबिनेट सेक्रेटरी हाईएस्ट रैंक्ड आईएएस होते हैं और वो हेड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट को. द डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. इनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है कैबिनेट मीटिंग्स को प्रॉपरली उनका एजेंडा प्रिपेयर करना, उसके बाद सेक्रेटरियल असिस्टेंट देना कैबिनेट कमिटीज़ को, सपोर्ट देना कोई भी, और उसके बाद प्रमोशन ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑपरेशन. बट अलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज का जो वो है वो कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंडर नहीं आता, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है. सो द आंसर वुड बी 1 and 2. Question 5. Which of the following are associated with the planning in India? The Finance Commission? No. It was Planning Commission. National Development Council? Yes. As we have already discussed, National Development Council was established in 1952 and primary objective was to cooperate and coordinate on the planning between union and state. Union Ministry of Rural Development? No. Union Ministry of Urban Development? No. The Parliament? Yes. Parliament जो प्लानिंग है इंडिया में वो कंकरेंट लिस्ट में आती है, तो पार्लियामेंट को भी पावर है कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन की विद रिलेटेड टू प्लानिंग इन इंडिया. सो द आंसर वुड बी सी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट? एज वी ऑलरेडी डिस्कस देर आर 3 फाइनेंशियल कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें से पब्लिक अकाउंट कमेटी का हमने पहले ही डिस्कस किया था. 22 मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा. उसके अलावा कमेटी ऑन एस्टिमेट के 30 मेंबर होते हैं और सारे मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा से आते हैं. इसमें कोई भी राज्यसभा का पार्टिसिपेंट नहीं होता. कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में 22 मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा प्लस 7 फ्रॉम राज्यसभा. उसके बाद कमेटी ऑन पिटीशन एडहॉक कमेटी है, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है. बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा हैज़ डिफरेंट कमिटीज ऑन पिटीशंस. लोकसभा वाली कमेटी में 15 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा वाली में 10 होते हैं. तो क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी? तो लार्जेस्ट कमिटी वुड बी कमिटी ऑन एस्टिमेट, और यही ऐसी कमिटी है आउट ऑफ 3 फाइनेंशियल कमिटीज विच डज नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम राज्यसभा. इसका प्राइमरी फंक्शन होता है टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. Question 8. Consider the following statements regarding no confidence motion.
there is a no mention of no confidence motion in the Constitution of India. A motion of no confidence can be introduced in the Lok Sabha only. No confidence motion का कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कोई मेंशन नहीं मिलता है. आर्टिकल 75 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड हैव कॉन्फिडेंस इन द लोक सभा, बट नो कॉन्फिडेंस मोशन का या कॉन्फिडेंस मोशन का कोई भी मेंशन नहीं मिलता है. तो दिस इज करेक्ट. ये रूल ऑफ द हाउस में मिलता है इसका मेंशन. लोकसभा के. अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली एज द council of minister only require the confidence of Lok Sabha, so the motion of no confidence can be introduced in Lok Sabha only. Answer would be C. Which one of the following schedule of the Constitution of India contains provision regarding anti-defection? आप सभी को सारे 12 शेड्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से शेड्यूल में क्या है. एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल में है, 1985 में इंट्रोड्यूस किया, बाद में 2003 में इसमें अमेंडमेंट किया गया. सेकंड शेड्यूल में इमोल्यूमेंट्स हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के हेड्स के, चीफ जस्टिस के एट्सेट्रा. फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरियाज की बात की गई है, तो 10 स्टेट्स में इंडिया में. 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं, सो द आंसर वुड बी 10th शेड्यूल. Next question. The power to increase number of judges in the Supreme Court of India is vested in the Parliament of India. But the power to increase the number of judges in the High Court is vested in the President of India. सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नंबर बढ़ा सकती है पार्लियामेंट, हाई कोर्ट के जजेस का नंबर बढ़ा सकता है सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. The power of the Supreme Court of India to decide dispute between the center and state falls under its original jurisdiction. Original jurisdiction जो है ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है. ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव में अंतर क्या है? ओरिजिनल का मतलब है कि कोई भी केस सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जा सकता है, जैसे कोई, और एक्सक्लूसिव का मतलब है केवल सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल किया जा सकता है. एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का 143 में आर्टिकल. इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे एडवाइस मांग सकते हैं फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट का एपलेट जुरिस्डिक्शन 132, 133, 134, 136 में. 132 में किसी भी मैटर के अगर अपील फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट में फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, तो 132 में उसका एपलेट जुरिस्डिक्शन होता है. किसी भी सिविल केस में अगर ये अपील्स फाइल होती हैं तो 133 में, किसी भी क्रिमिनल केसेस में ये अपील होती हैं 134 में, और स्पेशल लीव जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का वो 136 में है. उसके बाद ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन 131 में. इसके अलावा रिट जुरिस्डिक्शन जो आर्टिकल 32 में है वो भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है. रिट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 32 में. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि कोई भी केस बिना किसी लोअर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में फाइल किए हुए अगर कोई पिटिशनर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना चाहता है तो कुछ केसेस में, जैसे कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन में, उसके बाद ये सेंट्रल स्टेट या डिफरेंट स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है उस केसेस में, या फिर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्डिंग अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का. फंडामेंटल राइट के वायलेशन में एक्सक्लूसिव नहीं होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन और सुप्रीम कोर्ट डिस्प्यूट अगर कोई सेंटर या स्टेट या डिफरेंट स्टेट्स के बीच में है तो वो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है. उस केसेस में कोई भी पिटिशनर हाई कोर्ट में अपील नहीं फाइल कर सकता. फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए आर्टिकल 226 में वो
अपील फाइल कर सकता है हाई कोर्ट में. There is a parliamentary system of government in India because Lok Sabha is elected directly by the people. This is incorrect. Parliament can amend the constitution. This is incorrect. Rajya Sabha cannot be dissolved. This is incorrect. Council of Ministers is responsible to the Lok Sabha. Actually, this is correct. Council of Ministers is responsible to Lok Sabha. Unlike presidential system, in parliamentary system, there is no separation between लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट. तो जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ का भी पार्ट होते हैं. जो मिनिस्टर होते हैं वो हमारे सांसद भी होते हैं कहीं ना कहीं से, या तो राज्यसभा के या लोकसभा के. और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के. अगर लोकसभा का कॉन्फिडेंस नहीं रहता अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, तो सरकार गिर जाती है. दे हैव टू वैकेट देयर ऑफिसेज इफ there is no confidence motion is passed in lower house of the parliament, that is Lok Sabha. Next question of UPSC CSE 2015, question 2. Consider the following statements regarding DPSP, directive principles of state policy. The principle spell out the socio-economic democracy in the country. Provisions contained in these principles are not enforceable by any court. Article 37 says that they are not enforceable. DPSP are provided under Part 4 of the Constitution of India from Article 36 to Article 51. Article 36 में स्टेट है, 37 में एप्लीकेशन है DPSP का. तो 37 में बताया गया कि द इंटायर पार्ट 4 इज़ नॉट इन्फोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट. मतलब फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए आर्टिकल 32 के अंडर कोई भी सुप्रीम कोर्ट को या आर्टिकल 26 में कोई भी हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है पिटिशनर. बट ऐसा कोई मैकेनिज्म DPSPs के लिए नहीं है. तो दे आर नॉट इन्फोर्सिएबल, दे आर नॉट जस्टिसिएबल. उनके वायलेशन पे कोई भी कोर्ट नहीं जा सकता है. The principle spell out socio-economic democracy in the country. Socio-economic democracy का मतलब है सोशल मैटर्स पे या इकोनॉमिक मैटर्स पे वो डायरेक्शंस देते हैं गवर्नमेंट को कि इस तरह के डायरेक्शन से आप सोशो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं कंट्री के उनको बेटर किया जा सकता है. जैसे कि लिविंग बेस हुए, उसके बाद UCC हुआ, सोशल वेलफेयर, और दूसरे बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए मेजर्स दिए गए हैं DPSP में. तो आंसर होगा C. द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंश्राइंड इन इट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द राज्यसभा हैज़ नो पावर either to reject or to amend a money bill. The Rajya Sabha cannot vote on demand for grants. The Rajya Sabha cannot discuss annual financial statement. Annual financial statement is budget provided under Article 112. Budget is the Rajya Sabha cannot vote on the demands for grant. This is provided under Article 104 on the appropriation bill. डिमांड फॉर ग्रांट को केवल लोकसभा में वोटिंग होती है. उसके बाद राज्यसभा इज नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. दिस इज इनकरेक्ट. राज्यसभा कैन डिस्कस बट कैन नॉट वोट ऑन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आंसर वुड बी 1 और 2. फिफ्थ, द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग. पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट. करेक्ट. पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी. Democratic decentralization. Correct. Financial mobilization. Incorrect. Answer would be 1 and 3. When a bill is referred to a joint sitting, both the houses of parliament has to be passed by. India has a bicameral system of legislative bodies. बाइकेमरल का मतलब है 2 हाउसेज होता है. और ऐसा हर वक्त नहीं होता कि दोनों हाउसेज में एक ही पार्टी का
मेजॉरिटी है, सो देयर कैन बी इश्यूज वेयर both of the houses are not agreeing on certain issues. So in those cases, the President of India under Article 108 summon the joint sitting of the both houses. But in joint sitting can only be summoned in cases of a ordinary bill. It cannot be called in cases of money bill or constitutional amendment act. Okay, money bill. So in these cases, a simple majority of the member present and voting would require to pass any act by the joint sitting of the parliament, joint sitting of the both the houses of parliament. joint sitting को जो प्रिसाइड करते हैं वो स्पीकर होते हैं, या तो अगर स्पीकर एब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर, अगर ये डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग में पार्ट नहीं लेते. टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस की गई थी. ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, आर्टिकल 51A में प्रोवाइड किया गया. द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 53. दिस इज इनकरेक्ट. The Prime Minister is the ex officio chairman of Civil Service Board. This is incorrect. Cabinet Secretary is the ex officio chairman of Civil Services Board. Cabinet Secretary, highest ranking government official, highest ranking bureaucrat, highest ranking IAS अधिकारी होते हैं, वही Civil Services Board के चेयरमैन होते हैं. So the answer would be neither one, neither two, nor two. The Legislative Council of a state in India can be larger in size than half of the Legislative Assembly of that particular state. इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन लेजिस्लेटिव बॉडीज जो है वो बाइकेमरल है. लेजिस्लेटिव बॉडी जो है बाइकेमरल है, 2 हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के. स्टेट के केस में ऑप्शन दिया गया है स्टेट्स को टू हैव यूनिकेमरल और बाइकेमरल लेजिस्लेचर. आज करंटली देयर आर 6 स्टेट्स विद बाइकेमरल लेजिस्लेचर: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक. आंध्र प्रदेश हैज पास्ड द आंध्र प्रदेश असेंबली हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन फॉर abolition of legislative council. Similarly, West Bengal government has passed a resolution for establishment of legislative council. तो legislative council के establishment के लिए कोई भी स्टेट की legislative assembly अगर स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करती है और उस रेजोल्यूशन को सेंट्रल पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देती है, तो उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश की जा सकती है एज पर आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पार्टिकुलर स्टेट. ओके, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है दैट कैन नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ legislative assembly of the state, or it cannot be less than 40. This is incorrect. लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 100 टोटल एब्सोल्यूट 40 जो है नंबर उससे कम नहीं होना चाहिए. The governor of a state nominates the chairman of legislative council of that particular state. This is also incorrect. The chairman of legislative council जो है उनका election होता है by the members of legislative council. So he is not nominated by the governor, but he is elected by the members of the house.
Question 10. The provisions of the 5th schedule and 6th schedule of the Constitution of India are made in order to protect the interest of scheduled tribe. Okay. 5th schedule और 6th schedule. 5th schedule schedule area और ट्राइबल एरियाज की बात की करता है. 10 स्टेट हैं जहाँ पे 5th शेड्यूल के एरियाज मिलते हैं. 6th शेड्यूल सिमिलरली ट्राइबल एरियाज की बात करता है, अदर ट्राइबल एरियाज. 4 स्टेट्स में 6th शेड्यूल एरियाज मिलते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. तो the primary objective of introduction of 5th and 6th schedule was to protect the interest of scheduled tribes. Which of the following is the custodian of the Constitution of India? Supreme Court is the custodian of the Constitution of India. With reference to union government, consider the following statements. The Department of Revenue is responsible for the preparation of union budget that is presented to the Parliament. Union budget, which is also known as annual financial statement, is provided under Article 112. The annual financial statement or union budget is prepared by the Department of Economic Affairs. Ministry of Finance. So this is incorrect. No amount can be withdrawn from the Consolidated Fund of India without the authorization of Parliament. This is correct. As per Article 104, Appropriation Bill. No amount of money can be withdrawn from Consolidated Fund of India without authorization of Parliament. All the disbursement made from public account also need the authorization from the Parliament of India. Public account Article 266 क्लॉज 2 में दिया गया है, 266 क्लॉज 1 में, 267 क्लॉज 1 में कंसोलिडेटेड फंड है, क्लॉज 2 में पब्लिक अकाउंट है. सो द आंसर वुड बी ओनली टू सी. इंडिया इज मेंबर ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ईस्ट एशिया समिट. एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है 16 मेंबर बॉडी है ऑफ द नेशंस ऑफ एशिया पैसिफिक. इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एपिक, दिस इज ऑल्सो नोन एज एपिक. उसके बाद आसियान है. आसियान इज अ 10 मेंबर ब्लॉक लाइक EU. इंडिया इज ऑल्सो नॉट मेंबर ऑफ आसियान. ईस्ट एशिया समिट, इंडिया इज मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट. आंसर वुड बी 3. इसी के साथ पॉलिटी के अप टू 2015 क्वेश्चंस खत्म हो गए. नेक्स्ट वीडियो में हम 2016 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए, इसकी PDF चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा. आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.